शुभ संध्या दोस्तों, स्वागत है आपका एसीसी क्लास पद्दूत के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के और ओवर सिलेबस को। यहां हम लोग मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी सारे चैप्टर्स का, सारे सिलेबस का चैप्टर वाइज कवर करेंगे। और अभी तक मैं आपको साइंस पढ़ाता हूं और अभी तक एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जो रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है। सेकंड चैप्टर हमारा है अम्ल, क्षारक एवं लवण, जिसमें अभी तक 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर कोई नए हैं, अभी पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो सीरीज को, तो कृपया कर आप पिछले वीडियोस को जाके देखें, जिससे आपको समझ में आएगा कि पिछली कक्षाओं में कौन कौन सी टॉपिक पर चर्चा हो चुकी है। अभी तक मैं बता देता हूँ, अम्ल, क्षारक और लवण में हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे कि अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, उसको परिभाषित किए थे। उसके बाद अम्ल और क्षारक के गुण को देखे थे। उसका फिर सेकंड में हम लोग देखे कि पीएच क्या होता है, किस प्रकार से सूचक, किस प्रकार से अम्ल और क्षारक के बारे में बतलाते हैं। और फिर कुछ लवणों के गुण के बारे में देखे थे। फिर अम्ल का धातु के साथ, धातु बाइकार्बोनेट के साथ उसका रासायनिक अभिक्रिया को समझे थे। और उसके बाद हम लवण के टॉपिक पर आए थे। लवण में देखे थे कि जब अम्ल और क्षारक आपस में मिलते हैं तो वह एक अलग प्रकार की अभिक्रिया होती है, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षारक दोनों अपने गुण को खो के लवण और जल बनाते हैं। अब हमारा वही टॉपिक है, लवण के रासायनिक गुण। शुरू में हमने देखा था अम्ल के रासायनिक गुण, क्षार के रासायनिक गुण। अब हमारा ये चैप्टर है, आज का टॉपिक मेन तौर पर है लवण का रासायनिक गुण का। तो लवण के रासायनिक गुण में पिछली कक्षा में हमने देखा था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है, किस प्रकार से बनाते हैं और उसका क्या क्या उपयोग है, उसको देखे थे। और एक सेकेंड विरंजक चूर्ण, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोरीन, इसके बारे में भी पढ़ लिए थे। आज हमारा तीसरा नंबर का है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो हमारे खाने में इस्तेमाल होता है, उसको लेकर के कि किस प्रकार हम बेकिंग सोडा का निर्माण करते हैं और वो हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग में, कैसे हम उसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं, उसको लेकर के। तो देखिए, सबसे पहले बेकिंग सोडा, इसका रासायनिक फॉर्मूला है NaHCO3, जिसको हम बेकिंग सोडा कह देते हैं। और इसका हम निर्माण देखते हैं, निर्माण कैसे होता है, हम बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे करेंगे। तो हम सिंपल साधारण नमक NaCl, सोडियम क्लोराइड को जल के उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थिति में NH4 अमोनिया गैस, एक अमोनिया गैस होता है जो आपके यूरिया खाद सब में आता है। अमोनिया गैस, उस पर जब हम प्रवाहित करते हैं सोडियम क्लोराइड पर, जल कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थिति में जब हम अमोनिया गैस का इस पर प्रवाह करते हैं, तो उसमें NH4Cl सोडियम क्लोराइड और NaHCO3 बेकिंग सोडा हमारा यहाँ पर उत्पाद में मिलता है। बेकिंग सोडा यहाँ पर हमारा तैयार हो गया। अब देखिए, इस बेकिंग सोडा से हम खाने वाला सोडा की तैयारी करते हैं, हम खाने वाला सोडा बनाते हैं। बेकिंग सोडा का हम सिंपल उपयोग नहीं कर लेते हैं, उससे हम खाने वाला सोडा बनाते हैं, उसको हम अपने भोजन वगैरह में डालते हैं। तो आप देखे होंगे, कभी कभी आप ब्रेड वगैरह देखें जो स्पंजदार रहता है, तो उसमें बेकिंग सोडा का ही इस्तेमाल होता है। बेकिंग सोडा में जब आप टार्टरिक अम्ल मिलाएंगे, तब वह जाके आपका वह फूलने वाला प्रक्रिया बेकिंग सोडा में बन जाता है, वह खाने वाले सोडा में तब्दील हो जाता है। तो हम देखते हैं कि खाने वाले बेकिंग सोडा से हम किस प्रकार से खाने वाला सोडा का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए, NaHCO3 बेकिंग सोडा ही है हमारा। और जब इसको आप हीट किए, और हीट जैसे करेंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में करेंगे, और यहाँ पर कार्बन है, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन मिलके CO2 देगा, H और O2 मिलके जलवाष्प देगा, और साथ साथ Na2CO3 का फॉर्मेशन होगा। और इस Na2CO3 को हम खाने वाला सोडा कहते हैं। खाने वाला सोडा का अगर आपका रासायनिक फार्मूला लिखने के लिए आया, तो आप Na2CO3 लिखेंगे, यह खाने वाला सोडा हो गया। बेकिंग सोडा NaHCO3 और खाने वाला सोडा Na2CO3। अब उसके बारे में हम जान लेते हैं कि जो हमारा बेकिंग सोडा है, उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है। तो देखिए, इसका सबसे पहला गुण कि यह दुर्बल असंक्षारक होता है, मतलब कि यह
किसी धातु के साथ बहुत कम प्रतिक्रिया करता है, उसको कम संक्षारित करता है। जैसे लोहा वगैरह में जंग लगता है तो हम कहते हैं कि लोहा का संक्षरण हो रहा है, तो यह बेकिंग सोडा बहुत लेस रिएक्टिव होता है, जिसके कारण से यह धातुओं में ज़्यादा उसको संक्षारित नहीं करता है। सेकेंड है, इसका हम उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में करते हैं। जैसे देखिए अभी बनाए थे NaHCO3 से Na2CO3, जिसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं, तो बेकिंग पाउडर बनाते हैं और इसका उपयोग हम लोग ब्रेड इंडस्ट्रीज में करते हैं बनाने में। उसके बाद अग्निशामक के रूप में, आग बुझाने के रूप में भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं। और चौथा है एंटासिड के रूप में, मतलब कि जब आपका पेट अम्लीय हो जाता है, पेट में गुड़गुड़ापन वगैरह आता है, तो उस समय हम बेकिंग सोडा का ही घोल पीते हैं। यह एक तरह से क्षारीय प्रवृत्ति का होता है और क्षारीय होने के कारण आपके पेट में जो अम्ल बन रहा है उसको कंट्रोल करता है और आपके पेट का हाजमा ठीक करता है और आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस होता है। तो यह हमारा बेकिंग सोडा का इतना रासायनिक गुण था। इसका निर्माण आपने देखा, अब यह रासायनिक गुण है, इसको आप लिख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धोने वाला सोडा। धोने वाला सोडा जिसका हम उपयोग सफाई में करते हैं, तो उसका लेकर के कि धोने वाला सोडा का हम निर्माण किस प्रकार से करते हैं। यह भी एक लवण है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले धोने वाला सोडा का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, Na2CO3 और यहाँ पर 10H2O है, मतलब कि जल के बूंद 10 रहेंगे, एक सोडियम कार्बोनेट के अणु और 10 जल के अणु मिल करके धोने वाला सोडा का निर्माण करेंगे। तो देख लेते हैं पहले इसका निर्माण कैसे होता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडियम सोडा प्राप्त होता है, धोने का सोडा प्राप्त होता है। अर्थात जब आप Na2CO3 को, जब सोडियम कार्बोनेट है, इसको आप पुनः क्रिस्टलीकरण मतलब कि उसको ठोस रूप में ला देंगे और उसके बाद जब उस पर आप जल का छिड़काव करेंगे तब वह धोने वाला सोडा के रूप में बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है। आप Na2CO3 का क्रिस्टल ले लेंगे, पत्थर ऐसा छोटा छोटा टुकड़ा, उसको अगर आप जल में डालेंगे तो आप रूपी वह Na2CO3 रासायनिक अभिक्रिया करके 10H2O के फॉर्म में बनेगा और यही हमारा धोने वाला सोडा बन जाएगा। इसको हम धोने वाला सोडा कहेंगे। हमको बस इसके रासायनिक फार्मूले को याद रखना है और बनाने की प्रक्रिया को याद रखना है। इसी तरह से हमारे क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद देखिए अब इसका हम उपयोग देख लेते हैं कि जो धोने वाला सोडा है इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में करते हैं। कांच उद्योग में कांच की सफाई को लेकर के होता है। साबुन में हम सोडियम धोने वाला सोडा Na2CO3 होता है, तो इसका हम प्रयोग कर लेते हैं। और कागज उद्योग में भी इसका सफाई के तौर पर इसका उपयोग करते हैं। फिर से घरों में सफाई के लिए भी और जल की अस्थायी कठोरता को भी हटाने के लिए हम धोने वाले सोडा का प्रयोग करते हैं। तो यह हमारे धोने वाले सोडा का रासायनिक गुण था। लास्ट हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। लवणों के रासायनिक गुण में हमारा लास्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको POP भी कहते हैं, P से प्लास्टर, O से ऑफ, P से पेरिस। और इसके पीछे जब प्लास्टर ऑफ पेरिस नामांकन है तो पेरिस के पीछे का कारण क्या है कि इसका खोज सबसे प्रथम बार पेरिस शहर, फ्रांस की राजधानी है, वहाँ पर हुआ था। और 1909 ईस्वी में सोरेसेन नाम का एक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। 1909 में सोरेसेन नामक वैज्ञानिक थे फ्रांस के, उन्होंने इसका खोज किया था और इसका इस्तेमाल किया बाद में। और इसका इस्तेमाल उन्होंने हड्डियों को मरम्मत करने में, जब वह उसको बना लिए थे, जिप्सम को जब इन्होंने गर्म किया तो यह एक कठोर बन गया था और बाद में इसको आसानी से तोड़ा भी जा सकता था। तो इसलिए इसका इस्तेमाल हड्डियों के मरम्मत करने में, जब आपके हाथ पैर के हड्डी टूट जाते हैं तो उसको मरम्मत करने में उन्होंने सबसे पहले इस्तेमाल किया था। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं कि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे करते हैं और इसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सिंपल, कैल्शियम सल्फेट में जब आप जल के हाफ अणु को जब आप जोड़ देंगे तब वह प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसके निर्माण में जिप्सम, CaSO4 सिंपल जिप्सम हो गया। इसको जब आप 373 केल्विन पर, या इसको 100 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं,
373 केल्विन पर जब आप गर्म करेंगे तो यह जल के अणु का त्याग कर देता है। देखिए यहाँ हाफ लिखा हुआ है, मतलब कि आधा अणु का ही त्याग करता है और कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट का निर्माण करता है और इसी को हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कह देते हैं। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। देखिए जब CaSO4 हाफ H2O को जब आप जल के साथ प्रतिक्रिया कराएंगे तो यह CaSO4 2H2O यह जिप्सम का निर्माण कर देगा। ये यह जिप्सम है और जब आप जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करेंगे तब आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। दोनों एक दूसरे का रिवर्सिबल रिएक्शन है। और इसके बाद हम इसका उपयोग देख लेते हैं। तो हड्डियों के मरम्मत में आपके हाथ पैर की हड्डी टूट जाते हैं तो उसको प्लास्टर के सहारे आप उसको शांत रखते हैं। दूसरा, खिलौने और सजावट उद्योग में खिलौनों को भी अच्छी तरीके से शेप देने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। और दीवार के सतह को चिकना करने के लिए या दीवार में कोई आपका डैमेज हो जाए तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो लवणों के रासायनिक गुण थे, 5 लवण थे जिसका हमने निर्माण सीखा और उनका क्या क्या उपयोग था उसको सीखे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, और उसके बाद बेकिंग सोडा NaHCO3 जिसका आप खाने के वस्तुओं में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद धोने वाला सोडा जिसको आप साफ सफाई में इस्तेमाल करते हैं। और 5वां नंबर प्लास्टर ऑफ पेरिस है जिसका आप खिलौने टूटने, हड्डियाँ टूटने, खिलौने या दीवार के सतह को चिकना करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है क्रिस्टलन का जल। क्रिस्टलन मतलब कि जो ठोस क्रिस्टल हो गया उसमें कितना जल का मात्रा है उसको काउंटिंग करने के लिए। तो पहले हम इसका डिफिनेशन जान लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। अर्थात जब आप लवण देखेंगे तो जैसे आप शुष्क चूना के बारे में देख रहे थे तो उसमें कुछ ना कुछ जल का अणु है मगर वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, मगर उसके अंदर कुछ जल के अणु है। तो वही उस जल के कितने संख्या में अणु उपलब्ध हैं उसी को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे देखिए CuSO4 5H2O है तो यहाँ पर 5 H2O जल के अणु 5 की संख्या में है तो यह इसका CuSO4 का 5 इसका क्रिस्टलन का जल हो गया। और अभी हम पढ़ रहे थे CaSO4 10H2O जो प्लास्टर ऑफ पेरिस था, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो इसमें अगर हमारा क्वेश्चन बना कि इसमें जल के कितने, क्रिस्टलन के कितने जल हैं, तो हम कहेंगे कि इसमें क्रिस्टलन के 10 जल हैं। मतलब कि एक क्रिस्टल में, एक टुकड़ा में 10 जल के अणु रहेंगे और एक कैल्शियम सल्फेट का एक अणु और 10 जल के अणु मिलेंगे। तो उसी में हमसे क्वेश्चन आएगा कि कितने जल के अणु हैं, कितने क्रिस्टल के जल हैं, तो हम बोलेंगे 10H2O है, इसमें 10 जल के अणु हैं। और आज हमारा यह सेकेंड चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। बस आप लोगों को करना क्या है कि अगर आपसे कोई आपके बुक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नहीं बन पा रहे होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको पक्का उसका जवाब देंगे। और आप अगर वीडियो सीरीज को अगर बीच बीच में से छोड़ रहे हैं या देख रहे हैं तो कृपया कर आप पूरी शुरुआत से आप वीडियो देखिए, यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए धन्यवाद। और आपसे एक अनुरोध है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि हाँ हमारा इस प्रकार से अगर चले तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो कृपया कर आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें। थैंक यू।